गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। ये न्याय यात्रा पिछले 2 साल में हुए कई बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निकाली जा रही है। करीब 300 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा मोरबी से शुरू हुई और 23 अगस्त को गांधीनगर में समाप्त हो जाएगी। इस पदयात्रा में कुछ जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। बुलावे नहीं भेजे जाते ये स्वाभिमान में के मैदान में। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 3 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के सबसे मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए अभी से अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस ने आज मोरबी से गुजरात प्रदेश न्याय यात्रा का आगाज किया। 300 किलोमीटर की यह पदयात्रा उन जिलों से निकाली जाएगी जहां सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से बड़े हादसे हुए हैं और सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इस यात्रा का मकसद पिछले 2 साल में हुए बड़े हादसों के पीड़ितों को न्याय दिलाना है। मोरबी नगर पालिका को सुपरसीड तो कर देते हैं, पर उसके पर एक एफआईआर नहीं होती है। सिर्फ 1 या 2 कंपनी को पकड़ा जाता है। वही होता है टीआरपी गेम जोन में, वही होता है सूरत में, वही होता है वडोदरा में, कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़कर पिछले 5 साल में गुजरात में 240 लोग इस प्रकार की संकुल में, इस प्रकार की व्यवस्था में या तो जल कर राख हो गए हैं या तो डूबकर मर गए हैं। वो निर्दोष बच्चे का, निर्दोष युवाओं के परिवारों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए न्याय यात्रा गुजरात में शुरू की है। मोरबी से शुरू हुई कांग्रेस की यह पदयात्रा 23 अगस्त को गांधीनगर पहुंचकर समाप्त होगी। इस बीच कांग्रेस पार्टी अलग अलग इलाकों में कई जनसभाएं भी करेगी। मोरबी में कांग्रेस ने आज क्रांति सभा का आयोजन किया। राजकोट पहुंचने पर शोक सभा आयोजित की जाएगी। सुरेंद्र नगर में आजादी सभा का प्लान है। बिरमगाम में अधिकार सभा होगी। अहमदाबाद में संविधान सभा होगी और आखिर में गांधीनगर में न्याय सभा की जाएगी। इन सभाओं के जरिए कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दे उठाएगी और बीजेपी की नाकामियां गिनाएगी। तमाम पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, सभी पीड़ितों को न्याय मिले, उसी मकसद से साथ गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति 9 अगस्त क्रांति दिन आज सुबह 9 बजे से हम लोगों ने यात्रा का प्रारंभ किया है। जब तक इन तमाम पीड़ितों को न्याय न मिले, जब तक भाजपा के एक एक कसूरवार नेता और उनका फेवरेट अफसर जेल की सलाखों के पीछे न जाए, तब तक ये क्रांति, तब तक ये आंदोलन रुकेगा नहीं। 22-23 तारीख को जब गुजरात में विधानसभा का सत्र जारी होगा, तब हम लोग गांधीनगर पहुंचेंगे। न्याय का हक मिलने तक यही हमारा नारा है और हम लोग कटिबद्ध है, डिटरमाइंड है, हर संभव तरीके से प्रयास करेंगे कि इन पीड़ितों को न्याय मिले। कांग्रेस सबसे पहले उन किलों पर फोकस कर रही है जहां पर सीटों के मामले में उसकी स्थिति ज्यादा कमजोर है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने गुजरात के 6 जिलों से यात्रा निकालने का फैसला किया है। इस पद यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी का फोकस मोरबी हैंगिंग ब्रिज हादसा, हरणी कांड और राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्निकांड पर रहेगा। कांग्रेस की मांग है कि इन मामलों में जांच ईमानदार अधिकारियों को सौंपी जाए, सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और सभी पीड़ित परिवारों को 2-2 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाए। मुख्य डिमांड यही है, जो पीड़ितों की डिमांड है कि या तो सीबीआई को जांच दीजिए या तो नॉन करप्ट अफसरों से इन तमाम मामलों के इन्वेस्टिगेशन करवाइए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए और 2-5 लाख जो आपने दिए हैं वो नहीं, 1.5-2 करोड़ का मुआवजा सभी लोगों को मिले और दोबारा हमारे मोरबी में, राजकोट में, बड़ौदा में, सूरत में, गुजरात के किसी भी कोने में इस प्रकार की घटनाएं भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण न हो। साथ में यात्रा में पूरा हम भाजपा के पाप का एक घड़ा भी रखने वाले हैं। इस पद यात्रा में करीब 100 लोग रोजाना 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे। यात्रा में कुछ जगहों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर गुजरात कांग्रेस की तरफ से जारी पोस्टर में स्थानीय स्तर के किसी नेता को जगह नहीं दी गई। पार्टी ने यात्रा का चेहरा पीड़ित परिवार को ही बनाया है। इस यात्रा के लिए एक घड़ा भी रखा गया है, जिसे बीजेपी के पाप का घड़ा नाम दिया गया है। इस घड़े में लोग अपने सवाल और अपनी शिकायत डालेंगे। पदयात्रा के अंत में इस घड़े को फोड़कर यह संदेश दिया जाएगा कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। मोरबी से राजेश अम्बालिया के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में न्याय यात्रा की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मोरबी से यात्रा शुरू होते ही राजकोट और सूरत के पीड़ित परिवारों ने इस यात्रा का हिस्सा बनने से मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि उन्हें न्याय कांग्रेस की यात्रा से नहीं बल्कि कोर्ट से मिलेगा।
कांग्रेस की न्याय यात्रा का अगला पड़ाव राजकोट है, जहां टीआरपी गेम जोन अग्निकांड में 27 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। अब कांग्रेस पार्टी ने पीड़ित परिवारों को न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन 27 में से करीब 17 पीड़ित परिवारों ने कांग्रेस की न्याय यात्रा का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है और इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है और उन्हें न्याय इस यात्रा से नहीं बल्कि कोर्ट से मिलेगा। क्योंकि हम भाजपा कांग्रेस हम ऐसा कुछ नहीं मानते। हम तो ऐसा मानते हैं कि हमें हमारे जो बच्चे चले गए उसका न्याय मिले और कुछ हमें नहीं चाहिए। सरकार हमने जो मांग की है उसमें हमारी मदद तो कर रही है, इसलिए हमें लगता है कि हमें न्याय, लेकिन जल्द से जल्द न्याय मिले ऐसी हमारी इच्छा है। जो टीआरपी गेम में मेरा लड़का 25 साल का था, चला गया है और ये सब पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जो ये टीआरपी गेम में जो शामिल है उसको सजा मिले, यही हमारी मांग है। कांग्रेस की न्याय यात्रा मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी से कि भाजपा पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बराबर। कांग्रेस हो या भाजपा, हमारा एक ही मांग है, कांग्रेस हो या भाजपा, हमको न्याय मिलना चाहिए। सूरत में 27 मई 2019 को हुए तक्षशिला अग्निकांड में 22 बच्चों की मौत हो गई थी। मृतक बच्चों के परिजन पिछले 5 साल से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने तक्षशिला अग्निकांड के पीड़ित परिवारों से भी न्याय यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया, लेकिन अधिकतर परिवारों ने कांग्रेस की न्याय यात्रा के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि वो न्याय की लड़ाई में किसी राजनीतिक दल को शामिल नहीं करना चाहते हैं। न्याय यात्रा में हमें इनविटेशन मिला था कि आप आओ, लेकिन अभी हम ये मुद्दे को कोई राजकीय अखाड़ा बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने वहाँ जाने से मना किया है। और 5 साल में कोई भी हमको पूछने आया नहीं था, तो ये पहली बार आए हैं, तो हमने उसको ऐसे ही आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमें सहायता ही करनी है तो न्यायिक प्रक्रिया जो कोर्ट में चल रही है उसमें हमें साथ दीजिए। तक्षशिला पीड़ित परिवार में से हूँ। ये तक्षशिला जो हादसा हुआ था उसका 5.25 साल हो चुका है और जब से ये घटना सेशन कोर्ट में केस हमारा चालू हुआ था, तब से हमारी एक ही मांगनी थी कि हमारा केस फास्ट कोर्ट में चले और जो भी इसके कसूरवार है उसको झड़पी सजा मिले और न्याय मिले। लेकिन ये जब से हादसा हुआ है तक्षशिला, तब से ये हादसे में कोई भी राजकीय मुद्दा हम नहीं बनाना चाहते। कांग्रेस की न्याय यात्रा का पहला दिन है। पहले ही दिन राजकोट और सूरत में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस का जोश हाई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस न्याय यात्रा में कब शामिल होंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी के बाद पीड़ित परिवारों का क्या रुख होगा। राजकोट से रौनक मजीठिया और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद से मोरबी के बीच 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हुआ है। आज 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल किया गया। सुबह 7 बजे अहमदाबाद से पहली वंदे भारत ट्रेन रवाना हुई, जो वडोदरा सूरत होते हुए दोपहर 12:15 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंच गई। 20 कोच वाली पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया है। मुंबई सेंट्रल के बीच बड़ौदा और सूरत होकर 12:15 तक यह ट्रेन पहुंचेगी। खास करके बात की जाए तो 4 और जो चेयर कोच होते हैं इसमें ऐड किए गए हैं, जिसमें C14, 15, 16 जो कोचेस हैं उसको इसमें ऐड किया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए तो E1 और E2 समेत C14 कोच इस वंदे भारत ट्रेन में चलाए जाते थे। जो दूरी की अंतर की जो वंदे भारत ट्रेन है उसमें 16 कोचेस अब तक लगाए जाते थे, लेकिन ये ट्रायल रन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 कोच के साथ हो रहा है, जिसमें 4 जो एक्स्ट्रा कोच हैं लगाए गए हैं। मतलब साफ है कि लगातार जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन को 100% ऑक्यूपेंसी और 100% रिस्पांस मिल रहा है, उसको देखते हुए 16 डब्बों की जगह अब 20 डब्बों
को लगाकर वंदे भारत ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जा रही है। इसमें यह देखा जाएगा कि 20 कोच को लगाने के बाद 130 की जो रफ्तार है वो प्राप्त होती है या नहीं, और साथ ही में जो टाइमिंग अब तक 16 कोचेस के साथ लग रहा है उस टाइमिंग के अंदर कितना फेर पड़ सकता है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। ये वारदात नर्मदा में बन रहे आदिवासी संग्रहालय में हुई है। बताया जा रहा है कि आदिवासी संग्रहालय की बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों और ठेकेदार ने चोरी के शक में आदिवासी युवकों को पकड़ लिया था और फिर रस्सी से बांधकर उन्हें इतना पीटा गया कि दोनों की मौत हो गई। गुजरात के केवड़िया जिले में बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो हमें एकता का संदेश देती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इसी प्रतिमा के पास ट्राइबल म्यूजियम यानी आदिवासी संग्रहालय बन रहा है, जो आदिवासियों के इतिहास को संजोने और उन्हें सम्मान देने के लिए बनाया जा रहा है। इसी निर्माणाधीन आदिवासी संग्रहालय की बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों और ठेकेदारों ने 2 आदिवासियों को पीट कर मार डाला। जानकारी के मुताबिक चोरी के शक में जयेश तड़वी और संजय तड़वी को रस्सी से बांधकर इतना पीटा कि जयेश की मौके पर ही मौत हो गई। संजय तड़वी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने पुलिस को अपना बयान भी दिया, लेकिन चोट इतनी ज्यादा थी कि अस्पताल में इलाज के दौरान संजय की भी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय विधायक दर्शनाबेन देशमुख सिविल अस्पताल पहुंची। मृतक संजय तड़वी की मां के आंसू पहुंचे और उन्हें गले लगाकर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। 2 आदिवासी युवकों की हत्या से पूरे आदिवासी समुदाय में जबरदस्त आक्रोश है। घटना के विरोध में पूरे इलाके में आज बाजार बंद करके लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। परिजन आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। हमारा आदिवासी માણસોને આ રીતના માર મારે છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ ત્યાં સ્થળ પર જ મૃત્યુ પામે છે અને બીજા વ્યક્તિ કે એને આખા શરીર પર એટલું બધું એમ આખું લોહી જામ થઈ ગયું, તો આજે કેવા વ્યક્તિઓ છે અમને હેવાન તરીકે માર્યા। આ ખરેખર અમારે તો બીજું કંઈ જ નહીં જોઈતું કે અમને ફાંસીની સજા થાય, એ જ અમે અમારી માંગ છે। અને બીજી વસ્તુ કે આજે પૈસા લેવાથી પણ આ કંઈક કોઈકના દીકરા થોડા મળવાના છે એમ। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गरुड़ेश्वर पुलिस स्टेशन विस्तार में ट्राइबल म्यूजियम के अंदर जो मर्डर का बनाव बना है, उसके अंदर जो फरियादी है और जिनको गंभीर ईजा पहुंची थी, उनकी आज डेथ हो गई है। और इसके बाद में डबल मर्डर के गुनाह में इन्वेस्टिगेशन शुरू है। आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उनका जो 24 आवर्स है वो समय पूरा होने से पहले उनको कोर्ट में रजू किया जाएगा और अन्य फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पुलिस रिमांड की भी मांग कर रहे हैं। इस मामले में सियासतदानों की एंट्री भी हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा ट्राइबल म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन करने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर पुलिस और विधायक चेतर वसावा के बीच तनातनी भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उम्मीद कीजिए कि आरोपियों को जल्द उनके किए की सजा भी मिलेगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की। इसके लिए दिल्ली के लाल किला में 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल चल रहा है। पूरी तरह से स्वदेशी तोप 105 mm लाइट फील्ड गन से 52 सेकंड्स में 2 गोले दागे जा रहे हैं। भारत में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस या विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भारतीय सेना के तोपों की गर्जना जश्न आजादी की तैयारी है। 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किला से हर साल 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस साल भी उसके लिए रिहर्सल हो रहा है।
2023 से पहले 21 तोपों की सलामी के लिए ब्रिटिश 25 पाउंडर तोपों का इस्तेमाल होता था, लेकिन पिछले साल 80 के दशक से पहले सेवा में आई ब्रिटिश काल की इन तोपों की जगह स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन ने ली। आत्मनिर्भर होता भारत और भारत की सेनाओं का एक प्रतीक है लाल किले पर 105 mm इंडियन फील्ड गन्स, जो 21 तोपों की सलामी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 15 अगस्त से पहले लगातार यहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है और पहले ये परंपरा थी कि 25 ब्रिटिश पाउंडर गन्स यहाँ पर इस ट्रेडिशन को निभाती थी, लेकिन अब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, अलविदा कर दिया गया। साल 1982 से कई मोर्चों पर देश की सेवा कर रही इन तोपों में विशेष रूप से डिजाइन किए गए गोलों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से पूरी तरह से स्वदेशी तोप गोले दागने की बजाय फायरिंग की आवाज पैदा करती है। ये 105 mm गन्स जब भारत अपनी आज़ादी का उत्सव मनाता है, लाल किले पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है, उस वक्त ये 21 तोपों की सलामी, उनकी गर्जना से हर भारतीय का सर ऊंचा हो जाता है। और इस 21 तोपों की सलामी के लिए ये 21 गन बैटल जो सैल्यूट है, इसके लिए एक अथक प्रयास, अथक ट्रेनिंग, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि 52 सेकंड में जब 21 गोले दागे जाते हैं तो वो एक अभ्यास का नतीजा होता है और कोई भी चूक यहाँ पर नहीं होती है। 105 mm लाइट फील्ड तोप से महज 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। It is a matter of immense pride and honor for the ceremonial battery to provide 21 gun salute. Ma'am, this 21 gun salute is not just symbolic about military profession and precision. It also is a gesture of respect, honor, and remembrance for the sacrifices of our forefathers. ये लाइट फील्ड गन बेहद हल्की है, इसको कहीं भी ले जाना आसान है, खासतौर पर पहाड़ों पर भी इसकी तैनाती बेहद आसान है। These guns were developed by Ordnance Factory Board and they were introduced in the service in 1982. Now these guns are around 1000 kgs lighter than your normal 105 mm Indian field gun. A particular gun is of 105 mm caliber and it weighs approximately 2380 kgs and it can fire up to a distance of 17.2 kilometers. The intense rate of fire of this particular gun is 6 rounds per minute. .105 मिलीमीटर लाइट फील्ड गन के लिए गोला बारूद भी भारत में विकसित किया जाता है, जिसको अंबाझारी और चंद्रपुर में आयुध कारखानों में बनाया जाता है। 21 तोपों की सलामी का इतिहास काफी पुराना है। 26 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला था, तब उन्हें मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को सम्मान देने के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है, जिसके लिए गोले तो 21 होते हैं, लेकिन तोपें सिर्फ 7 ही होती हैं। हर तोप से 3 गोले फायर किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी कुछ इसी अंदाज में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सलामी दी जाएगी। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।